मजहब हमें रोटी नहीं देता, हमारा जो कर्म है, जो काम है, वही रोटी देता है। वो विवेकानंद इतने बड़े सन्यासी थे, वो मांस झोल खाते थे। विवेकानंद। और ये आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है कि ईश्वर अल्लाह कुछ भगवान नाम की चीज़ है ही नहीं? ये जो एक बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है, इंसान एक ही है, ये बड़ा छोटा कहाँ से आया? मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने ही कहीं भारत और कहीं ईरान बनाया। शादी पहले हुई, मोहब्बत बाद में हुई? ना, मोहब्बत की तो बात ही नहीं है। मोहब्बत तो हुई नहीं आपको? दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तराई के संस्थापक के रूप में नाम आता है राम समेर शुक्ल जी का। भैया वो बहुत विवाद हुआ उस पे। देखिए ऐसा है, आप किसी को संस्थापक मानते हैं? ना, मैं किसी को नहीं मानता। रेडियो आपके पास रहता है? मैंने रेडियो हमेशा मैं समाचार सुनता हूँ कि वो गाना आता, चल खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, बैठ जा, बैठ। वो गाना कोई गाना है? जब छोड़ ही दी तो फिर उस गुमशुदा जन्नत पे नज़र क्यों, जुल्मात के पर्दे से हवेदा हो शहर क्यों, जब छोड़ दी तो फिर उस गुमशुदा जन्नत पे नज़र क्यों। मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि वो संस्थापक हैं, वो फाउंडर हैं, वो फाउंडर हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कितने हजार करोड़ दे रहे हैं ये पश्चिमी देश उसको, यूक्रेन को, तो लड़ाने के लिए। तो जिसको कहते हैं कि चढ़ जा बेटे सूली पे, भली करेंगे राम। काका हथरसी को भी आपने पढ़ा ही होगा, उन्होंने कहा कि जीता उसको हारा समझो, हारे को तुम पत्थर पे दे मारा समझो। बांग्लादेश में देखिए, वो साला उसको दिए हैं वो सब नोबेल प्राइज़, यूनुस को, वो नालायक नामुराद। उससे पूछिए ये क्या हो रहा है? आप सूरज और चांद पे पहुंचने की बात करते हो और यहाँ आम आदमी सुकून से नहीं है, ये क्या है? पत्नी से मोहब्बत नहीं हुई और आप दुनिया जहान से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बताइए। पत्नी से कोई दुराव भी तो मेरा नहीं है भाई। पत्नी से मोहब्बत का क्या मतलब है कि हम लोग साथ सिनेमा देखने जाएं, हम लोग साथ घूमने जाएं, यही मोहब्बत है? सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। ये न रुकती है न झुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। 7 अरब की दुनिया में इंसान कहाँ हैं? दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसानी किरदार बोना हो रहा है। दुनिया बाजारवाद और पूंजी के हवाले है, आपाधापी है और सिर्फ मुनाफाखोरी। दुनिया बारूद के ढेर पर टिकी हुई है। ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय सोच और भी प्रासंगिक हो जाती है। लेकिन भारत में भी अब इंसानों का टोटा हो रहा है। यहाँ भी सिर्फ हिंदू या मुसलमान पैदा हो रहे हैं। 82 साल के प्रगतिशील किसान अविनाश गुप्ता जी से अनसुनी आवाज टीम के संवाद का यह दूसरा भाग है। अविनाश गुप्ता जी ईश्वरवादी नहीं हैं, वे कर्म को प्रधान मानते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, समय की जरूरत है और मोहब्बत का पैगाम भी। सांसारिक चीजों में गुम होकर लोग विलासिता की अंधी आधी में समा रहे हैं। प्यार सतही हो गया है और दिखावा चरम पर है। अविनाश गुप्ता जी उम्र के इस पड़ाव में भी क्रिएटिविटी की कमी को महसूस करते हैं, लेकिन वे मौजूदा दौर से नाउम्मीद नहीं हैं। चीनी क्रांति के जनक माओ से प्रभावित हैं, वामपंथ में गहरी उम्मीद रखते हैं, लेकिन अन्य विचारों को लेकर वे संकीर्ण नहीं हैं। मानते हैं कि धर्म अफीम है और जातीय व्यवस्था भारतीय समाज के लिए नासूर। वे कहते हैं कि तराई का कोई संस्थापक नहीं है। लोगों को संस्थापक होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। आम मेहनतकश लोग ही तराई को आबाद किए हैं, वे ही तराई के असल संस्थापक हो सकते हैं, कोई एक नाम नहीं। तमाम विषमताओं के खिलाफ इंकलाब जरूर आएगा। इसी आस के साथ आज भी हर सुबह अविनाश गुप्ता जी अपने खेतों में जुट जाते हैं। रेडियो है जो उन्हें आज भी दीन दुनिया से जोड़े रखता है। ये दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। फिलहाल आप इस संवाद को सुनिए, आनंद लीजिए और अगली किस्त का इंतजार कीजिए। तो ईश्वर की बात कर रहे थे आप, ये चाय अंडे खाते हुए ईश्वर की बात हो सकती है क्या? अरे कुछ हो भी हो सकता है यार, अंडे खाने में कहाँ मनाही है। वो विवेकानंद इतने बड़े सन्यासी थे, वो मांस झोल खाते थे। विवेकानंद? और आज तो पंडित बना दिया विवेकानंद को। अब कुछ भी बना दें, अब इस व्यवस्था का क्या है, ये व्यवस्था कुछ भी कर दे। अच्छा, इस व्यवस्था ने जो मूल चीज़ें उनको विकृत कर दिया।
नहीं, आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है कि ईश्वर अल्लाह कुछ भगवान नाम की चीज़ है ही नहीं? भाई कैसे है ये बताओ, अगर है तो इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? कर्मों का फल? कहीं कर्म नहीं होते, कर्म का क्या फल है भाई? कहा जाता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मनी एंड लैंड कहाँ हुआ? पूरी दुनिया में बता दो। करने की कोशिश की, स्टालिन ने भी की, माओ ने भी की, सबने की। 2/3 ये जो हो गए लेफ्टिस्ट ऐसे ही हो गए। हाँ, तो जहाँ ये विचार पनपा वहाँ नहीं हो पाया। वहाँ रहने नहीं दिया व्यवस्था ने। देखिए जो ये जिसे पूंजीवादी आप व्यवस्था करते हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, लो बेटे आ जाओ बाद में करना, इसमें से ये ले लो, ये बेटा लेना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ने ये किया कि सब बिगाड़ के रख दिया, इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। अगर व्यवस्था ठीक हो तो ये संसाधन इतने हैं प्रकृति के कि पूछो ही मत। एक अमेरिकन राइटर हुए, आप भी पढ़ना उस पुस्तक को, मनी व्हाट मनी कैन नॉट बाय। पैसा क्या चीज़ नहीं खरीद सकता। तो बहुत से ऐसे जो पैसे से आप नहीं खरीद सकते। अमीर आदमी के पास तो बहुत कुछ होता है। हाँ। आप खुद कह रहे हैं पूंजीवाद की बात है। हाँ। गरीब के पास तो ले देकर ईश्वर अल्लाह ही है। अब उसे वो भी आपने अगर लाद नहीं दिया रहेगा, है। उसका भी नास्तिक बना देंगे ना लाद दिया है। 1901 में प्रेमचंद ने लिखा ईदगाह, उसमें वो लड़का होता है छोटा सा, हामिद, उसकी दादी होती है घर में और कोई नहीं होता है। 2 पैसे उसको देती है, वो पूरा 2 पैसा लेके पूरा बाजार घूमता है। किसी ने खिलौने लिए, किसी ने मिठाई लिए, किसी ने कुछ लिया। उस पर गरीब पे 2 ही पैसा था, वो क्या लेता? वो हामिद घूमता रहा। तो एक हिम्मत करके गया लोहे की दुकान पर, उसने कहा भाई ये चिमटा कितने का है? तो उसने कहा कि भाग, चिमटा क्या करेगा, छोटा बच्चा था। फिर उसका जो बुजुर्ग था बैठा, कहा कि नहीं आने दे, ये बच्चा है, आने दे इसको मेरे पास। कहा बेटा तू क्यों लेना चाहता है? तो उसने कहा कि मेरी दादी जब किसी को आग देती है, आग लाती है तो उसका हाथ जल जाता है। उसने ठीक है ले ले, उसने उसको दे दिया। तो उस समय उन्होंने बाजारवाद पे ये कहा था प्रेमचंद ने कि दुनिया में बाजारवाद इस दुनिया को पता नहीं किधर ले जाएगा। इनकलाब का मतलब क्या है? इनकलाब का मतलब ये है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिंग करो जिससे सबको फ़ायदा हो। 99% लोग जिससे मुफीद उनको वो ठीक पहुँचे। नारा भगत सिंह से ही आया? या नहीं, उससे पहले भी इनकलाब आया, था? उससे पहले भी। भाई ये बताइए कि जब 1815 में सहकारिता की बात आई, उस समय भी जो लोग थे उन्होंने भी इसका नारा दिया कि इतने लोग दुखी क्यों हैं इस धरती पे, इसका क्या तरीका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नया भगत सिंह ने दिया, विचार तो चलते रहते हैं ना भाई। मान लीजिए कि रसूल से पहले भी तो लोग थे, इस्लाम भी था, सब कुछ था, लेकिन जो रसूल ने कहा वो लोगों ने क्यों माना? क्योंकि उसमें उनको अच्छाई नज़र आई, इसलिए माना। कुरान उन पे नाजिल हुआ, ये अलग बात है। ये जो एक बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है, इंसान एक ही है, ये बड़ा छोटा कहाँ से आया? मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने ही कहीं भारत और कहीं ईरान बनाया। उन्होंने कहा ना ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसान बन कहाँ रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। हम भी तायद करते हैं, आपसे इत्तेफाक रखते हैं, नहीं बन रहे हैं। हमारी ये बंदे हैं, हम इनको बहुत समझाते हैं, ये छुप के वो गुटके भुटके खा लेते हैं हमसे छुप के। हमने कहा इससे क्या मिलेगा, तुम इसी पैसे के कुछ और लेके खा लो। वही अच्छा जीवन जीने का तरीका ये है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो भी अच्छी ज़िंदगी जिए। मैं तो बहुत सुख से रहूं और ये दुखी रहें, उससे क्या फ़ायदा है। उम्र कितनी हो गई आपकी? 82 ईयर आपके हो गए। एक लंबी यात्रा हो गई जब से आपने होश संभाला। तो तब से लेकर अब तक के मतलब उतार चढ़ाव और चीज़ों पे बात करेंगे तो बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी जाएगी, है ना। लेकिन इस पूरे जीवन के सार को आप क्या समझ पाए हैं? देखिए मैं तो इतना ही समझा हूँ कि सबसे अंतिम कसौटी कर्म है। कर्म अंतिम कसौटी है। मतलब हम सिर्फ लफाजी करें, बात करें, काम कर्म कुछ न करें तो उससे कुछ बनने वाला नहीं है। हमें कुछ करना भी चाहिए। कर्म की बात करेंगे तो फिर भाग्य की बात ना, भाग्य तो है ही नहीं है। भाग्य की बात आएगी तो फिर ईश्वर कर्म भी से मतलब आएगा। मेरा उस कर्म से नहीं है। कर्म से मतलब कुछ भी करो जो आप करते हो, जैसे आप ये करते हो,
ये भी एक कर्म है, ये भी काम है। कर्म से मतलब काम से, अंतिम कसौटी काम है जो भी आप करते हो। तो आप अपने काम, जीवन के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई शिकायत जीवन में? कोई शिकायत नहीं है भाई। जो मैं खेती जब से कर रहा हूँ तब से बेहतरीन करता हूँ, और जो नया इनोवेशन होता है वो भी करता हूँ। अब देखिए वो ड्रैगन लगा रखा है मैंने सामने, अभी चलेंगे देखेंगे। देखिए। तो जितना मैं कर सकता हूँ इस उम्र में भी, उम्र नहीं बाधक है। उम्र कहाँ मुझको रोक रहा है। ये तो मेरी जहालत है कि मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चल फिर सकता हूँ, अपने से सब काम करता हूँ। मैं अपना जूता तक अपने से पॉलिश करता हूँ। क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये भी बड़ा सवाल है आज ना? पढ़ना ही कौन चाहता है। देखिए ऐसा है कि जो भी आदमी पढ़ना चाहे, जिधर उसकी दिलचस्पी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। आज तो विजुअल है, पढ़ने वाला धंधा ही ख़त्म हो गया। आज आदमी कहता है कि कहाँ पढ़ना लिखना, इसमें देख लेंगे मोबाइल में, इसमें उसमें, नहीं पढ़ता। शादी किस साल में हुई आपकी? मेरी शादी तो हुई 76 में। नहीं, तब आप कितनी उम्र थी आपकी? तब मैं करीबन 26-27 साल का, 28 साल का तो रहा हूँ। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितने साल का था। तो पसंद से किए या? ना पसंद से नहीं, अरेंज मैरिज थी। मेरे ग्रैंडफादर ने की, बाबा ने की। तो फिर आपका सोच समझ और चीज़ें आंटी के साथ कैसे मैच? भाई हम लोगों ने बैठ के पहले बात किया, क्योंकि हमारे 4 पीढ़ी से कोई दहेज नहीं लेता था। शादी पहले हुई, मोहब्बत बाद में हुई? ना, मोहब्बत की तो बात ही नहीं है। मोहब्बत हुई नहीं आपको? नहीं, मोहब्बत तो ये है कि हम लोग पति पत्नी हैं, तो जो मेरा कर्म है या जो मेरा है वो मैं करता हूँ, जो उनका है वो करते हैं। अब 3 महीने से मेरे पास नहीं, अपने बेटे के पास है, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना खाना अपने बनाता हूँ, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं जब आपका मन करे तब आप आ जाइएगा। नहीं, मोहब्बत तो कभी हुई होगी ना? मोहब्बत का क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? देखिए 2 चीज़ें होती हैं। मोहब्बत तो ये है कि कई चीज़ें हैं उसकी, जैसे सेक्सुअल वो है, जैसे एक देह के प्रति मोहब्बत है, विचारों से मोहब्बत है। तो हम लोगों ने उनको हमने आज़ाद किया। जिस दिन वो हमारे घर आई, वो भी MA थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हमने देखिए, आपका जो मन करे पढ़ने लिखने का पढ़ लिख सकते हैं, और जो मेरा मन करता है मैं करता हूँ। मेरी ड्यूटी है खेती की, मैं करूँगा। आपसे मैं ये तवक्को नहीं करता, मतलब उम्मीद नहीं रखता कि मैं जीभ का तेज आदमी नहीं हूँ। मुझे आप कई बार उन्होंने खाना बनाया, उसमें नमक नहीं दिया, मैंने मांगा ही नहीं। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं, हमने, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, आप डाल लीजिए ज़रूरत हो तो। तो ये क्या है? ये मोहब्बत नहीं है? ये मोहब्बत नहीं है। ये है कि हमको इन सांसारिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव तो नहीं है। जीना 82 साल मैंने अपने से उम्र थोड़े मांग ली है। जिसको भी आप नेचर कहते हैं, जो भी है हमारे साथ के बहुत कम लोग हैं। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी। अब जैसे प्रताप भाई थे, हम लोग घंटों यहाँ बैठ के बात करते थे, वो मुझे आज भी याद आता है कि मेरे दोस्त कम होते जा रहे हैं। कई तरह के लगाव होते हैं ना। प्यार का मतलब आज के ज़माने में जो आप सतही देख रहे हैं वो कोई प्यार नहीं है। वो तो उन्होंने एक तरह से अपने अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्होंने कर लिया बातचीत, लेकिन उसमें स्थायित्व तो नहीं है। हमने या चाहे हमारी पत्नी ने खूब सोच समझ के जो भी किया, हमने कहा आप आज़ाद हैं, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं। अब 3 महीने से वो हैं लड़के के पास। उन्होंने 1-2 बार मुझे फ़ोन भी किया कि कोई 3 महीने में 1-2 बार फ़ोन? हाँ। झगड़ के तो नहीं गई हैं? ना झगड़ के नहीं भाई, अपने उससे गई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज तक झगड़ा यहाँ आजकल तो जो नए लड़के लड़कियाँ होते 3 घंटे में 3 फ़ोन हो जाते हैं। नहीं समझे आप। अब मान लीजिए हमने आपको साल भर में फ़ोन किया होगा, किया? तब ऐसा नहीं कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। 3 महीने क्या 3 साल फ़ोन ना हो तो दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हाँ रुपेश जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर खुले दिल से और दुनिया देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सोच विचार में या उसमें। ज़िंदगी तो गुजर जाती है, ऐसे वैसे कैसे भी गुजर जाती है, लेकिन सवाल ये है कि हमको किस चीज़ से संतुष्टि है। जिससे हमको संतुष्टि है हम उसमें खुश हैं। शायर कौन कौन पसंद रहे आपको जीवन में? भाई देखिए, 18वीं सदी के सबसे बेहतरीन शायर थे मीर तकी मीर। 19वीं सदी के सबसे माने हुए गालिब साहब थे, और 20वीं सदी में अल्लामा इकबाल थे, और इसमें तो बहुत सारे लोग हैं।
तो इसमें हिंदू तो एक भी नजर नहीं आ रहा। हिंदू हूँ या ना हूँ, हिंदू लानत शायर हुए ही भेजिए नहीं क्या? उनसे। क्यों कभी नहीं हुए? कई कभी हुए। कभी से शायर से मतलब और कभी से मतलब वही तो है। देखिए ऐसा है, आज के बहुत सारे शायर हैं और बहुत बेहतरीन शायर हैं जो आपके दिल को छूता हो, आपके दिल को थोड़ा सुकून देता हो, वही बढ़िया शायर है। भाई मीर तकी मीर 18वीं सदी में हुए। कुछ याद है उनका, मीर साहब का? बहुत चीज़ें हैं, आज तो मुझे उतना याद नहीं। गालिब को? गालिब तो पूछना ही नहीं था। गालिब तो आगरा थे, आगरा से आए दिल्ली, और उन्होंने जो किया वो बेहतरीन किया अपने दौर में। गालिब से कम फारसी के थे वो आदमी पहले, फिर वो उर्दू के हो गए। लेकिन उन्होंने जो कह दिया, एक उस समय जो बादशाह थे जो भी रहे होंगे, उनका वो था दरबारी, वो हाथी से जाता था। गालिब साहब बैठे रहते थे अपने दरवाजे पे, तो बड़ा उनसे नाखुश रहता था। तो एक बार उसको सुना कि गालिब साहब ने कहा कि बना है पीर का उनका मुहासिब, है शह का मुसाहिब। हाँ शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। उसने शिकायत की जाके दरबार में बादशाह से, उन्होंने बुलवाया। उन्होंने कहा साहब इसने पूरी बात सुनी ही नहीं। फिर सुनाया उनको तो वो चुप हो गए बादशाह, बोले जाइए आप। तो गालिब तो उसमें के थे। पूरी गजल लिखी फिर उसने। गालिब ने थोड़ा बहुत थोड़े लिखा है, इतना लिखा कि 19वीं सदी गालिब के नाम से ही है, 18वीं सिर्फ मीर तकी मीर के नाम से है। और 20वीं आपने बताई? ये अल्लामा इकबाल। हाँ इकबाल साहब का? हाँ, इकबाल साहब ये बुलंद किरदार के आदमी थे। कुछ उनका याद है? हाँ, जब वो चले गए पाकिस्तान तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गलती की, मुझे नहीं आना था यहाँ, मैं गलत आ गया। जब छोड़ ही दी तो फिर उस गुमशुदा जन्नत पे नज़र क्यों, जुल्मात के पर्दे से हवेदा हो शहर क्यों, जब छोड़ दी तो फिर उस गुमशुदा जन्नत पे नज़र क्यों। तराई के बारे में क्या कहेंगे? भाई तराई आबाद तो हुई सही माने से 50 में, 1950 में। उससे पहले ये जंगल था, और यहाँ जो हमारा पहाड़ था उसके लोग आते थे सिर्फ जानवर चुगाने। और जैसे ही ये नवंबर दिसंबर शुरू होता था फिर ऊपर चले जाते थे, यहाँ रहते नहीं थे। ये गैराबाद था। हमारे सामने सिर गोटिया बसी, रुद्रपुर, ये जंगल था। ये लोग आए रामपुर से, कुछ लोग, उन्होंने आबाद किया। अब तो काफ़ी आबादी हो गई वहाँ। तो धीरे धीरे करके उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया कि ये जरखेज ज़मीन है, यहाँ लोगों को ज़मीन दें। बहुत लोग ज़मीन लिए, नहीं किए, सक्सेस नहीं हुए, चले गए। जो रह गया वो रह गया। आज तो आप देख ही रहे हैं ज़मीन की क्या हालत है। तराई के संस्थापक के रूप में नाम आता है राम सुमेर शुक्ल जी का। भैया वो बहुत विवाद हुआ उस पे। देखिए ऐसा है, आप किसी को संस्थापक मानते हैं? ना, मैं किसी को नहीं मानता। सभी देखिए कम्युनिटी का पूरा योगदान रहा? सब कम्युनिटी का योगदान रहा, और सबसे ज़्यादा तो संस्थापक ये थे जो हमारा ये मेहनत कश तबका है। इससे ज़्यादा बड़ा संस्थापक कोई था ही नहीं। ये तो कहने सुनने की बातें हैं कि राजनीतिक तौर पर देखें तो? राजनीतिक तौर पे तो सब उस समय हमारे यहाँ इस तराई में भी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ताकतवर थी। काशीपुर से लेके और आखिर तक इन्हीं का बोलबाला था। चाहे वो हरदासी लाल हों, सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी में सचिव का पद सबसे बड़ा होता है, चाहे जो भी हो। इन लोगों ने वाकई किया, यहाँ से लेके और पूरे तराई में घूमते रहे जो कर सकते थे। अब जैसे पुलिन थे, आप तो जानते ही हैं, पुलिन दादा कितना किया उन्होंने। आज कौन बंगाली उनका नाम लेता है? हम आज भी पुलिन दादा को याद करते हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं, तराई में वामपंथियों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और पर आज एकदम से हाशिए पे खत्म होने की ना, वो तो स्थिति इसलिए आ गई कि देखिए ऐसा है, जब विचारों को आप फैलाओगे नहीं, अपने तक ही सीमित रखोगे, तो वो विचार धीरे धीरे मर जाएंगे। फिल्मी गाने भी सुनते हैं आप? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये रेडियो आपके पास रहता है? मैंने रेडियो हमेशा मैं समाचार सुनता हूँ। 12 बजे सुनता हूँ, 1 बजे सुनता हूँ और 2:15 पे सुनता हूँ। सिर्फ समाचार सुनते हैं? सिर्फ समाचार। 5 बजे आता है वो सुनता हूँ। फिल्मी गाने कभी नहीं सुने आपने? क्यों नहीं, मान लीजिए बज रहे हैं तो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो गाना आता चल खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, बैठ जा, वो गाना कोई गाना है। तो कौन सा गाना गाना है जो आपको भाई अच्छा जिसमें कुछ तथ्य हो, जैसे मजरूह साहब ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, कैफी ने लिखा है और लोगों ने लिखा है। और मजरूह साहब तो आज़ादी के बाद तक जेल गए, लगा? अपने गानों की वजह से? और अपने शायरी की वजह से। उन्होंने लिखा कि जिस मुल्क पे तुमको इतना नाज है, जिन्हें नाज है इस मुल्क, इस वो कहाँ है, ये इतनी गरीबी है, इतनी जहालत है, वो कहाँ है जो कह रहे थे कि इसको जन्नत बना देंगे। प्यासा फिल्म का हाँ, गुरुदत्त ने गुरुदत्त उसमें, का, हाँ। आज के गाने कोई समझ आज में के गाने आते का कुछ तारतम्य ही नहीं है, समझ में नहीं आता। न उनसे दुराव है, न उनसे लगाव है, लगाव भी नहीं, हैं? लगाव भी नहीं, दुराव भी नहीं, तो दूसरी स्थिति तीसरी क्या हो सकती है? उदासीनता, अच्छा, उदासीनता है। लेकिन कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। नहीं, इस दौर अब में जिसको अच्छा लगता है, मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा और ये सब और ये संगीत, तो वो सुने, उन्हें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भी। इस दौर से निराश है क्या आप? नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देखिए आज कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है कहीं भी हो। मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि वो संस्थापक हैं, वो फाउंडर हैं, वो फाउंडर हैं, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? ये तो आप कहते हैं ना कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप अपने ही लोगों को कह रहे हैं यही सब कुछ थे, बाकी तो यहाँ कोई था ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है? उम्मीद क्या है, भरोसा क्या है कि देखिए ऐसा है, आखिर होगा क्या, ऐसा है, दुनिया कहाँ जाएगी? उम्मीद पे तो ये दुनिया कायम है। ऐसा नहीं ये दुनिया आगे बढ़ेगी ही, जाएगी ही, ये नहीं चलेगा। अब आप देखिए जितने अरब ममालिक हैं वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन अब वो चीज़ें उभर के नहीं आ रही हैं। बताइए कितने हज़ार उन लोगों को ये पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों को खदेड़ दिया, क्या है? वो भी तो इंसान है। रूस और यूक्रेन वाले मामले में हाँ, अभी तक युद्ध चल ही रही हैं स्थितियां, पर रूस की खिलाफत करने पर हमारे देश के वामपंथी भी बचते नजर आए देखिए ऐसा है कि नहीं नहीं, रूस को देखिए, अपना वो माने हुए हैं। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। जो पश्चिमी देश हैं इसलिए हम अमेरिका के साथ या रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। जब आप देखिए यहाँ आपके यहाँ जो हो रहा है, अब भी देखिए आपके हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में क्या, लेकिन हमला तो रूस ने किया ना यूक्रेन पर। हमला रूस ने किया तो मजबूरी में किया ना। जब वो जाके उस ग्रुप में शामिल हो गया, नाटो वाले में, तब ने उसने हमला किया। उसको अपना खतरा था। ये आज भी तो अमेरिका ही लड़ रहा है। आज आप तो रोज़ अखबार पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं, कितने हज़ार करोड़ दे रहे हैं ये पश्चिमी देश उसको, यूक्रेन को। तो लड़ाने के लिए तो जिसको कहते हैं कि चढ़ जा बेटे सूली पे भली करेंगे राम, उसको सूली पे चढ़ा दे रहे हो, मर वहाँ वाले रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तब ये झगड़ा यहूदियों का या उनका थोड़े है, ये तो शुद्ध है कि एक तरफ। आपको नहीं लगता कि रूस की छवि या आंतरिक स्थिति कमजोर हुई इस युद्ध से? देखिए ऐसा है, कोई भी युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं होता, कोई सा भी युद्ध हो, कोई सा भी युद्ध हो। वो कहते हैं ना कि जो जनरल होता है वो गिनता है इतने लोग मर गए, और जो होता है वो कहता है इतने इंसान मर गए। मरे तो इंसान ही ना, चाहे वो यूक्रेन के मरे और चाहे रूस के मरे। जीत किसी की हो, लेकिन लड़ाई में आदमी जो जीतता है वो भी हारता है, जो हारता है तो हारता ही है। काका हथरसी को भी आपने पढ़ा ही होगा, उन्होंने कहा कि जीता उसको हारा समझो, हारे को तुम पत्थर पे दे मारा समझो। वो भी नहीं जीतता। भाई जो शांति है किसी भी मुल्क की, अमन और चैन, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। ये इतना पैसा जो खर्च हो रहा है पूरी दुनिया में, वो इन्हीं चीज़ों पे तो खर्च हो रहा है, शिक्षा पे नहीं, स्वास्थ्य पे नहीं, किसी चीज़ पे नहीं। इतना हज़ार करोड़ रुपया अब ये खूब अपने पीठ ठोंकते हैं कि सिंदूर हमने कर दिया। अरे साले तुमने क्या सिंदूर कर दिया? वो तो साले हैं ही बेवकूफ़, उनके पास आटा नहीं है, लेकिन वो लड़ाई पसंद करते हैं, इसलिए कि उनकी सल्तनत उस लड़ाई पे ही कायम है। वो उसको बुला के दावत देता है, ये ट्रम्प मुनीर को क्यों देता है? उससे तो उसके पीछे भी तो अमेरिका हो ही सकता है। अमेरिका है ही है कि हो सकता है। मुनीर को, मुनीर हम जो जवाब दे रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, कि हमारे पीछे अमेरिका नहीं है या हम अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है? नहीं, हम अमेरिका के नियंत्रण में तो हैं ही हैं। जब हम पूंजीवाद पे विश्वास करते हैं
मिक्स इकोनॉमी को मानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, तो बिना चाहे भी अमेरिका के हमराही हैं। अगर हम हमराही नहीं होते तो ये जो आज काम हो रहा है, ये बांग्लादेश में देखिए, वो साला उसको दिए हैं वो सब नोबेल प्राइज़, यूनुस को, वो नालायक नामुराद, उससे पूछिए ये क्या हो रहा है। नेपाल में क्या हुआ, उनके यहाँ बोरों में भर के रुपया और सिक्का और वो मिला, जो थे नेता शीर्ष पे। ये क्या है, वहाँ वो जनता, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, आम नेपाली के पास, उनके पास अरबों खरबों कहाँ से आया, जनता का ही तो पैसा था। उन्हें क्यों नहीं कह रहा है। वो जैन की और इसकी उसकी बात करते हैं, बेकार की बात है। वहाँ वो नालायक थे, ये जो प्रचंड और ये सब थे जो लेफ्टिस्ट थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो उस मुल्क का तकदीर बदल गई होती। नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा, घोषित तौर पर प्रभाव में तो रहा, प्रभाव में तो रहेगा ही, कभी चीन के, कभी किसी के, लेकिन वहाँ जो चीज़ इन लोगों को, जनता को लेस करना चाहिए था, जो लेफ्टिस्ट हैं, कई विंग हो गए हैं लेफ्टिस्टों में, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको लगता है अभी भी वामपंथ से उम्मीद की जानी चाहिए? बहुत उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, आप एक बात बताइए रूपेश जी, इस धरती पे अगर ये धरती ऐसे ही चलती रही तो बर्बादी तो हो ही रही है, किसी मुल्क की हो। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। कोई सा भी मुल्क हो, है तो हमारा ही। भाई 7 अरब आबादी है लगभग पूरी दुनिया की, कहीं भी कोई मरते हो, कुछ आज भी भूख से मर रहे हैं। तो ये क्या है, आप सूरज और चांद पे पहुंचने की बात करते हो और यहाँ आम आदमी सुकून से नहीं है, ये क्या है। लाल किताब की पूरी बात नहीं बताई आपने मुझे। आपने जो पूछा वो मैंने बताया, क्या उसमें जानना चाहते हैं। भाई लाल किताब से मतलब यही तो है कि माओ ने वो सारी बातें कही कि कैसे यहाँ हमने ये चीज़ें की, कैसे यहाँ पे ये जो थे लोग, चाहे वो लद्दाख के हों, चाहे कहीं के रूस चीन के किसी भी पार्ट के हों, उन्होंने जो वहाँ पे अंधेरगर्दी की, लोगों को इतना दुखी रखा। लोग जागरूक नहीं थे, अपने बच्चों को अपने मेहनत से वो रोटी कमाते थे तो उनको अफीम चटा देते थे, वो सो जाते थे, अफीम से ही बनाया। तो माओ ने तो बहुत तरक्की की ना भाई, एक ताकत हो गया पूरी दुनिया में। प्रभावित किया आपने आपको माओ ने या रेड बुक ने? क्यों नहीं किया, बिल्कुल किया। माओ ने जो कदम उठाए वो पूरी मानवता के लिए उठाए, सिर्फ चीनियों के लिए नहीं उठाए। अभी 82 साल की उम्र में आपको क्या लगता है कि कौन सा काम ऐसा है जो अभी आपसे रह गया है? भाई सारे ही काम है, अच्छे काम जितना मैं कर लूँ जब तक जिंदा हूँ वो ठीक ही है। वो कहते हैं ना कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अभी मैं मोहब्बत की बात कर रहा था तो ना, वो मोहब्बत से मतलब उस मोहब्बत से नहीं है। मोहब्बत से मतलब ये है कि पत्नी से मोहब्बत नहीं हुई और आप दुनिया जहान से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बताइए। पत्नी से कोई दुराव भी तो मेरा नहीं है भाई। पत्नी से मोहब्बत का क्या मतलब है कि हम लोग साथ सिनेमा देखने जाएं, हम लोग साथ घूमने जाएं, यही मोहब्बत है। उसको क्या सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। ये न रुकती है न झुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। गुलजार साहब ने लिखा है। गुलजार जी ने लिखा है। धर्म गुरुओं का भी प्रचलन चल रहा है भाई, देखो चलेगा, जब दिमाग भटकेगा तो ये जितने लोग हैं, वो चाहे वो कोई हो, वो जनता, अफीम का ये नशा है, धर्म अफीम का नशा है। और ये ऐसा है कि इसके आलिंगन में बड़ा उन्माद है, लेकिन जब आप उसके तह पर जाओगे तो सोचोगे तो कुछ नहीं। जो आप मेहनत करके, किसी भी तरह का मेहनत हो, ऐसा नहीं कि फावड़ा चला के ही मेहनत हो, किसी भी तरह का आप मेहनत करते हैं, आप जनता में ये फैलाते हैं कि भाई देखो ऐसा है, ये ठीक है और ये गलत है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। तो जो हमें नहीं करना है, हम किसी मजहब के हों, मजहब हमें रोटी नहीं देता, हमारा जो कर्म है, जो काम है, वही रोटी देता है। कभी दौड़ रहा होगा 1500 साल पहले और रसूल हुए तब रहा होगा, तो उस समय भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। वो लूटपाट करते थे, उन्होंने कहा ये बंद करो, काफिला लूटते थे तो ये बंद करो, जो तुम्हारे मेहनत से हो सकता है वो करो। खेती को ही क्यों चुना आपने? नौकरी भी कर सकते नहीं, थे, मैंने नौकरी किया भी, मैं 2 साल टीचिंग भी किया, लेकिन मेरे बाबा ने, सुप्रीम पावर बाबा ही थे, तो बाबा ने कहा कि तुम वो खेत सरकार ने दिया है, हमने खरीदा नहीं है,
तुम वो आबाद करो जाके। ठीक है, तब से मैं यहीं हूँ। आदेश मानकर? हाँ, आदेश मान के, ग्रैंडफादर का आदेश मान के मैं आ गया यहाँ। तो ये आदेश को मानना और ये किस सिस्टम के तहत? भाई ये इस सिस्टम के तहत है कि बाकी लोग हैरान परेशान थे, खाने को नहीं था उनके पास, तो हमारे मेहनत से लग जाने से वो सुकून से खाए पिए। था उन्हीं लोगों का, हमने मेहनत कर लिया, हमने 20-20 घंटे काम किया है। चलिए चलते हुए कुछ कर लें क्या? हाँ, आप लोग जरा देखिए। घुमाइए, आप भी आइए ना, या आप चल नहीं पाएंगे पूरा? नहीं नहीं, मैं खूब चलूँगा, आप लोगों से तेज चलूँगा। चलिए, कहाँ का क्या क्या है बताइए। आइए चलिए। ये हमारे लिए रखा हाँ, आपने? आपके लिए रखा है हाँ। सरफराज, ये हमारे लिए क्या है? ये पेठा है क्या? ये लौकी है, लौकी है। ये देसी लौकी। आइए, हाँ। आओ सरफराज। जब हम लोग ना काम, पढ़ाई और जॉब या जॉब की और सारी चीज़ों की बात करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ होती है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमने पढ़ाई लिखाई करी, जॉब मिल गई, घर परिवार सारी चीज़ें हैं, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है करके। यहाँ इस तरह की कोई मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ऐसी सुख सुविधाएं जो हम शहरों में ढूंढते हैं वो नहीं है। उन्होंने भी पढ़ाई की है, शहरों में रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह से पढ़ाई की है, फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरह का रहा है कि उन्हें कभी ऐसा नहीं कि अगर बैठे हुए भी होते तो अच्छा खा कमा रहे होते, उन्हें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आके काम करने की। उनसे पूछा कि सेटिस्फाइड हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ, पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं। तो किस तरह से इंसान की संतुष्टि के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल महलों में रह रहा है, बहुत सारी सुविधाएं, गाड़ी कार सब कुछ है उसके पास, तभी वो सेटिस्फाई। इतना सिंपल तरीके से रह के और इतने अच्छे से बिल्कुल सिंपली रहन सहन इतना होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन ना, ये अपनी सोच और अपने दिल पर, अपनी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम सेटिस्फेक्शन को ढूंढते कहाँ हैं। अविनाश गुप्ता जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जैसे बहुत सारी चीज़ें देखकर इंसान के नैन चक्षु खुलते हैं, यहाँ दिमाग दक्षु अगर कहेंगे तो वो खुल गए हैं मेरे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे व्यू हैं जो कि मैं अक्सर उन पे चिंतन किया करता था, जो कि सर से बात करने के बाद वो मेरे ओपन अप हुआ है उन चीज़ों का। अब मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा जान पाऊँ, आपका आशीर्वाद बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश भी करूँगा, और आपसे मिलता रहूँगा ताकि आपसे और प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अविनाश गुप्ता जी के साथ बातचीत का ये दूसरा एपिसोड भी आपको बेहद पसंद आया होगा। आप सभी से गुजारिश है कि इस एपिसोड के बारे में अपनी राय हमको ज़रूर भेजिए, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमको बताइए क्या इस तरीके के खास एपिसोड्स, खास बातचीत हम आगे भी आपके बीच में लेकर आते रहें। एक और महत्वपूर्ण एपिसोड अविनाश गुप्ता जी के साथ का है, उसके लिए आपको चंद दिनों का इंतज़ार करना होगा। तब तक आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।